अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप सुनाएं, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक। सर अपना मुख्तसर तारफ़ करवा दीजिए। जी। शफात नाम है मेरा, ज़िला सियालकोट, तहसील पसरूर, चुबारा रोड, सब्ज़पीर मोड़ के साथ मेरा गाँव है कोठे मिनहासा। अच्छा सर ये बताइएगा कि आप असील पे काम कर रहे हैं, अगर कोई फार्मर हजरात असील पे काम करना चाहें तो वो क्यों करें? असील की खासियत बताएं हमें कि इस पे काम करने का क्या फ़ायदा है। सील्स के ऊपर काम करने की मल्टीपल रीजंस हैं, एक से ज़्यादा फ़ायदे हैं और इसके बारे में वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपको सील के बारे में करना चाहता हूँ वो ये है कि ये बीमारियाँ इनको कम लगती हैं। जो मेन फैक्टर है, जो सबसे बड़ी बात है, इसमें बर्ड्स का ज़ाया होना इंतहाई कम है। बर्ड्स ज़ाया नहीं होते, ये सबसे पहली बात है। कोई छोटी मोटी बीमारी अगर आ भी जाती है तो ये इतनी स्ट्रांग ब्रीड है कि ये ज़ाया नहीं होती। जिस तरह से बाकी फैंसी ब्रीड्स हैं उनमें मसला ये है कि अगर कोई बीमारी आ गई है तो सारी की सारी ब्रीड ही बंदे की ज़ाया हो जाती है। लेकिन असील एक ऐसी ब्रीड है कि अगर बीमारी आ भी गई है तो कभी ये नहीं होगा कि जी आपके सारे बर्ड्स ही ज़ाया हो जाएं। कुछ बर्ड्स ऐसे होंगे जिनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा कि इनको इनके उस बीमारी इनके ऊपर अटैक ही नहीं करेगी। तो सबसे पहली रीज़न ये है कि आपके पास लॉस होने के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे। दूसरी बात अगर हम करें तो इसकी ब्रीड्स के ऊपर अगर आपने एक अच्छे लेवल की और ट्रेंडिंग डिमांडिंग ब्रीड रखी हुई है तो ये आप समझ लें कि आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। आपने सीज़न में जितने बच्चे आप निकालते हैं वो आपने अगर बचा लिए हैं तो आप एक अच्छी बड़ी अर्निंग जो है वो इससे कर सकते हैं। अगली बात अगर आप करें तो ब्यूटी के हवाले से ये देखने में इंतहाई खूबसूरत लगते हैं। यकीन करके जाने, इसका अगर यंग मेल असील का हो और हाइटेड हो या कम हाइट वाला, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब वो घूम फिरा होगा ना तो जो शौकीन हजरात हैं वो देख के ही उसको खुश हो जाएंगे और उसी चीज़ की लोग कीमत बढ़ते हैं जो उसको देख के बंदा खुश हो जाए, जो किसी की नज़रों को भा जाए, जिसको कहते हैं। दूसरे अल्फाज में अगर मैं ये कहावत बोलूँ कि जो दिखता है वो बिकता है, तो ये भी यहाँ पे गलत नहीं होगी। जो खूबसूरत चीज़ लगेगी, मैं कहीं पे गया हूँ कोई चीज़ लेने के लिए, मैंने वहाँ पे कोई चीज़ देखी है, कोई बर्ड देखा है, अगर वो मुझे खूबसूरत लगा है ना तो मैं उसको ज़रूर खरीदूँगा। तो किसी ने बहुत खूब कहा हुआ है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो ये खूबसूरती भी इनकी कमाल की होती है, जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि हमारे जो फार्मर हजरात हैं या जो नए फार्मर हैं, अगर वो फार्मिंग तरफ आना चाहें तो उनको असील्स पे भी काम करना चाहिए। और अगली बात ये भी है कि ये हमारे लोकल मिल जाते हैं। लोकल आपको कहीं भी गाँव से या ये हमारे यहाँ पे जिसको हम कहते हैं ओट चंगड़ वगैरह, इनके पास पुरानी बड़ी अच्छी अच्छी ब्रीड्स होती हैं, उनसे भी ये ब्रीड्स मिल सकती हैं और ज़्यादा कास्टली नहीं हैं। एक पेयर आप आसानी के साथ खरीद सकते हैं कम कीमत में भी, और उसी से आप चिक्स लेके तो आगे अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। अच्छा सर ये बताइएगा कि असील की नस्लों में भी सुना है फ़र्क होता है, कौन कौन सी नस्ल के होते हैं ये? यार इसमें बहुत ज़्यादा नस्लें हैं, जितना शायद मैं बयान करना चाहूँ तो मुझे सबका पता ही ना हो। अलबत्ता जितनी अभी तक मेरी नज़रों से गुजरी हैं उनमें मैं ये कहूँगा कि अगर आप हीरा ब्रीड पे काम करें, वाइट हीरा, पेपर वाइट हीरा जिसको मैं कहते हैं, यकीन करें हर ब्रीड से ज़्यादा पैसा आप कमाएंगे, लेकिन वाइट हीरा होना चाहिए। अगर वही हीरा में आप इम्पोर्टेड ले आएँ, इसको ओ शामो बोलते हैं, इन पे आप चले जाएं तो वैसे ही हज़ारों क्या लाखों कमा सकते हैं। अगर आपके पास हीरा हो और इम्पोर्टेड हो, ओ शामो में वाइट कलर हो, तो आप हज़ारों की बजाय लाखों कमा सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर अगर मुझे कोई कहे ब्यूटी के हवाले से तो मैं हीरा ब्रीड को सबसे ऊपर रखूँगा। उसके बाद जाके हमारे मुल्क में लसानी ब्रीड बहुत ज़्यादा है। फिर हमारे पुराने जो बर्ड्स हैं जिसको मियाँ वाली की नस्ल भी बोलते हैं, जिनमें अमरोहा भी है, बेहतरीन किस्म की नस्लें हैं। बर्ड चलता फिरता बंदे के दिल को छू लेता है, इतनी इतनी प्यारी नस्लें, इतने प्यारे उनके मेल होते हैं ये अमरोहा के। तो उसके बाद अगर आप इम्पोर्टेड में आ जाएं तो ये वाला मेल चेक करें,
ये प्योर थाईलैंड से इंपोर्टेड मेल है। ये इंपोर्टेड ब्लड लाइन से थाईलैंड का मेल है। ये वाली फीमेल भी इंपोर्टेड है, ये जो साथ इसके घूम रही है स्लेटे कलर की। ये आ जाते हैं इंपोर्टेड, ये गनोए भी होंगे इनमें, पकोए भी होंगे, तो ये इंपोर्टेड ब्लड लाइन में आ जाती हैं। और इंपोर्टेड जो है हाई प्राइस बर्ड्स हैं, इनको लेना मुश्किल है जितना, उतना ही मुश्किल इनको संभालना भी है। हाँ, अगर ये हमारे माहौल में एडजस्ट हो गए हैं तो फिर इनको कोई इशू नहीं है, आप इनको बड़ी आसानी के साथ पाल सकते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं, ये मेरा जो मेल है ये मेरे उन्हीं बर्ड्स के साथ घूम रहा है जो मेरे बाकी पाकिस्तानी ब्रीड्स के बर्ड्स हैं। ये दो यहाँ पे इंपोर्टेड हैं, तीसरी वो वाली फीमेल इसी मेल की बहन है, वो भी इंपोर्टेड फीमेल है। तो ये उन्हीं के साथ घूम रहे हैं जो मेरे पाकिस्तानी बर्ड्स यहाँ पे हैं। तो लेकिन इनको अपने माहौल में एडजस्ट करवाना ही सबसे बड़ी बात है और मुश्किल बात है, लेकिन अगर एडजस्टमेंट हो जाती है तो फिर इनको पालना बहुत आसान है। अच्छा सर, आपने बात की है आपके पास हीरा भी है, तो हीरा की हमें विजिबिलिटी रिपोर्ट बता दें। फिजिबिलिटी रिपोर्ट अगर मैं निकालना चाहूँ, मिसाल के तौर पे आपने पेपर वाइट का एक पेयर ले लिया है, वाइट असील, हीरा असील पेपर वाइट की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको मिल गया है, चले जी 20,000 या 25,000 तक वो पेयर बंदे को आसानी से मिल जाता है। अब आपने उसकी ब्रीडिंग करवाई है, ब्रीडिंग करवाने के बाद ये फीमेल एक दफ़ा जब अंडा स्टार्ट करती है तो ये 8 to 12 8 से 12 अंडे देती है। आप ना 8 लगाएं ना 12 लगाएं, आप 10 लगा लें। अगर एक फीमेल जो है वो 10 अंडे देती है तो 10 में से जब आपने वो कुड़क हो गई तो कोशिश करें कि उसको कुड़क ना बिठाएं, या तो अंडों को किसी इंक्यूबेटर में लगा लें या कोई और बर्ड अरेंज कर लें, कोई और फीमेल अरेंज कर लें जिसके नीचे आप अंडे रख के अपनी उस फीमेल से कुड़क छिड़वा लें, उसको दोबारा से मेल के साथ लगा दें। अब अगर एक महीने में उसने 10 अंडे दिए हैं, वो 10 आपने किसी मुर्गी के नीचे रख के बच्चे निकलवा लिए, उसमें से 60% के हवाले से चले 80% के तरह से 8 निकलने चाहिए, आप समझ लें 7 बच्चे निकल आए हैं। अब उन 7 को आपने पालने तक आपके पास 5 पट्ठे जो हैं वो बड़े हो गए हैं। अब उन 5 बर्ड्स को अगर आपने 2 महीने का कर लिया है तो वो बड़े कम से रेट में जाए फिर भी 8,000 पर पीस चला जाता है। अब उन्हीं 2 महीनों में आगे चल के आपकी जो फीमेल है आपने मेल के साथ लगाई, 10 के दिन वो कुड़क में उसने ज़ाया कर लिए, उसके बाद कुड़क अगर आपने छुड़वा लिया 10 दिन के बाद वो क्रॉस होना शुरू हो जाएगी। मतलब ये है कि सर्दियों के एक सीज़न में मैंने एक फीमेल से 6 दफ़ा अंडे लिए थे। 6 दफ़ा मैंने उसको अपने मेल के साथ लगाता था और अंडे लेता था, और कुड़क बिठाने के लिए मैंने दूसरी मादियाँ रखी हुई थी जिनको मैं उसके अंडों पे बिठा के तो उनसे बच्चा निकलवा लेता था। लेकिन उस मादी से, ये वाली मेरी फीमेल है, वो इसी की माँ थी, 13 साल उसकी एज हो चुकी है अभी, मेरे एक दोस्त के पास पड़ी हुई है, तो इसकी वो माँ मैंने 6 दफ़ा एक सीज़न में, जो सर्दियों का एक सीज़न होता है ब्रीडिंग का बर्ड्स का, एक सीज़न में मैंने उससे 6 दफ़ा अंडे लिए थे। हर दफ़ा वो 9 8 9 10 8 9 10 अंडे देती थी। अब अगर उसने 6 दफ़ा अंडे दिए हैं तो इसका मतलब ये हुआ सीज़न में उसने 60 अंडे दे दिए हैं। उन 60 में से कुछ नहीं तो 45 बच्चे निकल आते हैं। अगर मैं 40 बच्चे भी उनमें से पाल लेता हूँ, उनको जवान कर लेता हूँ, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर मैंने 20,000 या 25,000 का पेड़ ख़रीदा था तो अगर वो 6 महीने के हो गए हैं तो वो भी 20,000 या 25,000 के हैं। तो उनको आप मल्टीप्लाई कर लें, पर मंथ पे डिवाइड कर लें, तो मुझे बताइएगा कि कौन सा काम है जो इतना फ्री रहते हुए, इस तरह रहते हुए इतने पैसे पे दे सकता है बंदे को, इतनी अर्निंग पर मंथ दे सकता है। ये वो काम है जो घरों में हमारी माएँ या बहनें या बेटियां भी कर सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इनके लिए आपको घर होना ज़रूरी है, आप अपने काम पे भी हों, जहाँ मर्जी हो, जो सी मर्जी जॉब करते हो, जहाँ मर्जी जाते हो, घर में बच्चों को भी आप कह सकते हैं जी इनको दाना पानी इस तरह से डाल देना है, सुबह सुबह एक दफ़ा बंदा खुद देख जाए, बाकी घर में जो बच्चे वगैरह होते हैं वो भी इनको मैनेज कर सकते हैं। ये इतना बड़ा इशू नहीं है इनको रखने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर 40 बर्ड आप एक सीज़न में तैयार कर लेते हैं तो उस एक सीज़न में 6 महीने या 8 महीने लगा लें। 8 महीनों में मुझे आप बताएं कि कौन सा काम है, अगर आपके पास वो 20,000 पर पेयर सेल हो जाए तो उसको मल्टीप्लाई कर लें, कौन सा काम है जो महीने में इतने पैसे देता है, आप 6 पे या 8 पे उसको तकसीम कर लें। तो मेरे ख्याल में आप एक पेयर रख के भी कम अज़ कम 40 50 60 हज़ार रुपया पर मंथ इजीली कमा सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है, सबसे पहली बात यह है कि आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए
दूसरी बात, उस अल्लाह पाक की रज़ा भी इसमें शामिल है, क्योंकि ये सांस वाली चीज़ है, ये ज़िंदा चीज़ें हैं, इनके मरने का या ज़ाया होने का पता नहीं होता। आपकी ज़रा सी गफलत एक परिंदे की जान भी ले सकती है। वो बंदा बर्ड रखे जो इनको वाकई ही टाइम दे सके और इनके ऊपर पूरी इनकी केयर कर सके, तवज्जो दे सके। अगर आप केयर नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी बर्ड्स को लेके उनकी जानों को ज़ाया ना करें। सर जैसा कि नज़र आ रहा है माशाल्लाह बहुत बगीचा बहुत प्यारा आपके पास, तो सर हमें ये बताइएगा कि आप इनको फीड भी देते हैं या सिर्फ देसी खुराक पे पाल रही हैं? ये जो असील की फार्मिंग है, इसमें मैंने एक दो दफ़ा तजर्बा किया है बर्ड्स को फीड दे के। उसमें नुकसान ये होता है, चले एक महीना अगर आपने दे लिए, वो तो आम रूटीन में देते ही, मैं भी देता हूँ। उसके आगे अगर आपने फीड दी है तो ये टांगों से कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। ये जिस तरह कहते हैं टांगे टेढ़ी हो जाना, या आम रूटीन में हम लोग कहते हैं लता वाल खा गया ना, तो वो मसला हो जाता है, फिर वो बर्ड आपके काम का नहीं रहता। तो एक महीना इनको फीड दें, आप देखें ये बच्चा बड़ा हो गया है, जिसको कहते हैं सूदक से निकल आया है, उसके बाद मरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर आप इनको ऐसे फ्री रेंज कर दें, जिस तरह ये मैंने आपके सामने किया हुआ है। ये सारी हरियाली, ये ग्रीनरी इन बर्ड्स के लिए है। ये सारा दिन मैं इनको यहाँ पे खुला रखता हूँ। ये सारे आपस में वो हैं जो लड़ते नहीं हैं एक दूसरे से। 3 बड़े मेल भी हैं और चौथा ये वाला मेल भी है, इंपोर्टर भी, लेकिन ये लड़ते नहीं हैं। और मैं इनको फ्री रेंज रखता हूँ। ये आपके सामने है, जो दिल कर रहा है, जहाँ से तिनका दिल कर रहा है इनका वो खा रहे हैं। तो फ्री रेंज करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली यही है कि ये अपनी मर्ज़ी का जो सब्ज़ा वगैरह है और कीड़ा मकोड़ा है ये खाते रहते हैं, जिससे ये हेल्दी रहते हैं, वेट भी लूज़ नहीं करते, और इनकी जो क्रीज है, जो मोल्डिंग है, वो भी बड़ी जल्दी पूरी होती है। सर बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जी सर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।